मैं आज के इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन संयोजन में भूमिका निभाई है और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया है। आपके नगर में आया हूं, मुझे बहुत आनंद की अनुभूति है और आनंद की अनुभूति का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश के जो आज़ादी की लड़ाई के प्रथम पंक्ति के शहीदों में जिनकी गिनती होती है, महारानी झांसी लक्ष्मीबाई, उनकी कर्मभूमि पर मैं आया हूं, इसका मुझे बहुत आनंद है। और आते ही मुझे एक सुखद समाचार आपके महापौर जी का मिला कि यहाँ एक ज्योति जलाने का काम पिछले वर्ष से शुरू हुआ है उनकी समाधि पर। हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के 150 वर्ष पूरे हुए पिछले साल, उस निमित्त से यहाँ पर ज्योति जलाने का काम, जो अखंड ज्योति है वो प्रज्वलित करने का काम हुआ है। ये बहुत आनंद और सुख की बात है। इस देश के शहीदों की जहाँ समाधियाँ हैं वहाँ पर सभी जगह ऐसा होना ही चाहिए। ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन हम आज़ादी के 62 साल के बाद कुछ शहीदों को याद कर पाएँ और ये काम कर पाएँ तो ये हम अपने ही पाप को कुछ कम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये तो काम 1947 में ही होना चाहिए, आज़ादी मिलते ही ये काम होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आज़ादी दिलाई है अगर उनके प्रति हम सम्मान नहीं कर सकते, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर सकते, तो हमसे ज़्यादा कृतज्ञ और कौन हो सकता है। तो ये आनंद का समाचार मुझे मिला, इसके लिए मैं महापौर जी को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने ये काम करने में सक्रिय सहयोग दिया होगा। भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू हुआ है पिछले जनवरी 5 से 2009 में। ये अभियान संपूर्ण भारत देश में शुरू हुआ है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी इसके अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं, मुझे परम पूजनीय स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दे रखी है। इसके अलावा इस अभियान में 680 जिलों के जिला प्रभारी हैं, 31 राज्यों के राज्य प्रभारी हैं और सारे देश में करीब 2,40,000 योग शिक्षक हैं जो इस अभियान के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारी ऐसी कोशिश है कि जनवरी 2010 तक इस अभियान में लगभग 11 लाख लोग पूरे देश में सक्रिय सहभागी हो जाएंगे और अगले वर्ष से परम पूजनीय स्वामी जी खुद एक जिले के प्रवास पर निकलने की तैयारी में है। तो हमारा अनुमान है कि स्वामी जी का जो जिलों का प्रवास होगा और अगर वो 2 साल चल गया तो सारे देश के करीब 5 करोड़ लोग इस अभियान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम कुछ काम करना चाहते हैं। एक बार हमारा संगठन खड़ा हो जाए, हमारी शक्ति हो जाए, तो हम कुछ काम करना चाहते हैं। और वो काम क्या करना चाहते हैं, अगर एक वाक्य में कहूँ तो शहीदों के अधूरे सपनों को हम पूरा करना चाहते हैं। इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान अभियान बनाया है। हमारे देश के क्रांतिवीरों के, हमारे देश के शहीदों के, हमारे देश के महापुरुषों के जो सपने हैं भारत के बारे में, ऐसा भारत होना चाहिए, ऐसा भारत होना चाहिए, वही हम पूरा करना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये सारे सपने, सारे आदर्श जो क्रांतिकारियों ने देखे, शहीदों ने देखे, वो आज़ादी मिलते ही पूरे होते, लेकिन नहीं हो पाए हैं। उसके कुछ गंभीर कारण हैं। उन कारणों की जांच पड़ताल करके उनका कोई समाधान निकालने के प्रयास में हम सब लोग हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि हमारे देश की आज़ादी बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। हमारी आज़ादी का मूल्य, हमारी आज़ादी की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 2-3 जानकारियों से आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली जानकारी ये कि महारानी झांसी लक्ष्मीबाई का जो बलिदान हुआ, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों के जो बलिदान हुए, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे के जो बलिदान हुए, ऐसे बलिदान हमारे देश में 7,32,780 हुए। 1-2 बलिदान के बाद आज़ादी नहीं आई। अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, अंग्रेजी सरकार के जो दस्तावेज हैं और जो दस्तावेज ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, जो अभी तक भारत भी नहीं लाए गए हैं क्योंकि भारत सरकार को उसमें कोई रुचि नहीं है, लाने में कोई रस नहीं है,
मुझे तो ये भी कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि भारत के जिन क्रांतिकारियों को लंदन में फांसी दी गई थी, उनके डेथ सर्टिफिकेट और डेथ वारंट अभी तक भारत नहीं पहुंचे। आजादी के 62 साल में 63वां साल शुरू हो चुका है। जिन शहीदों को लंदन में फांसी दी गई, ऐसे बहुत शहीद हैं। लंदन की जेलों में उनके डेथ वारंट पड़े हुए हैं, डेथ सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं। कई शहीदों की अस्थियां वहां जेलों में रखी हुई, वो अभी तक हमारे देश में नहीं आई हैं। ये हमारे देश के आजादी के बाद के जो नेता हैं, शासक हैं, उनका असली परिचय देने के लिए काफी है कि वो कैसे व्यक्ति। तो जो काम शहीदों के आजादी के सपने के साथ जुड़ा हुआ है, वो काम अधूरा है, वो हमें पूरा करना है। इसी के लिए भारत स्वाभिमान अभियान बना है। हमारे शहीदों की जो शहादत है, मैंने बताया 7,32,780 क्रांतिकारी इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या फांसी पे चढ़ा दिए गए। ये संख्या उन क्रांतिकारियों की है। इसके अलावा अंग्रेजों ने हमारे देश के साधारण नागरिकों के ऊपर जो अत्याचार किए और उनमें जो लोग मारे गए, मैं उनको भी किसी क्रांतिकारी से कम नहीं मानता। वो संख्या 4.5 करोड़ है। 4.5 करोड़। एक ही उदाहरण से बताता हूं। आप ग्वालियर में रहते हैं। ग्वालियर के नजदीक में एक बड़ा नगर है, उसका नाम है कानपुर। कानपुर के पास एक छोटा सा स्थान है बिठूर। बिठूर वो स्थान है जहां 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तैयारी करने के लिए बैठकें हुई हैं। नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, इन क्रांतिकारियों ने मिलकर जो योजनाएं बनाई, सबसे पहले वो बिठूर से बनी। और अंग्रेजों को बिठूर आंख में चुभता था, तो अंग्रेजों ने उस बिठूर के ऊपर क्या अत्याचार किए, उसकी एक ही बानगी देता हूं कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने बिठूर पर हमला किया था। यह 1857 के बाद की घटना है। उस समय बिठूर में 24,000 लोग रहते थे। 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। 3 महीने के बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा था अंग्रेजों। और जिन लोगों को अंग्रेजों ने मार डाला, उनको बाद में नीम के पेड़ों से, पीपल के पेड़ों से, बरगद के पेड़ों से फांसी लटकाकर छोड़ दिया था, ताकि आने जाने वाले लोग देखें और उनमें दहशत पैदा हो, आतंक पैदा हो कि अंग्रेजी सरकार का विरोध करने का अंजाम क्या होता है। अब बिठूर जैसे नगर में 24,000 लोगों की शहादत हुई है आजादी के लिए। अंदाजा लगा सकते हैं, बिठूर जैसे भारत में 350 नगर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, और अंग्रेजों ने पूरी ताकत से उनको कुचल दिया था। अत्याचार की सारी सीमाएं उन्होंने तोड़ी। तो लगभग 4.5 करोड़ भारतवासी इस तरह से अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होकर शहीद हुए। उनकी शहादत को भी नमन है। जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, उनको तो हम नमन करते ही हैं। जिन क्रांतिकारियों को अत्याचारों से मार डाला अंग्रेजों ने, उनके प्रति भी हम अपने मन में श्रद्धा भाव रखते हैं, नमन प्रस्तुत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। अफ्रीका गुलाम हुआ अंग्रेजों का 450 साल के लिए। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है, वो अल्जीरिया गुलाम हुआ फ्रांस का लगभग 400 साल के लिए। इसी तरह से लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश गुलाम हुए अलग अलग समय पर। जापान गुलाम हुआ है अंग्रेजों का। चीन कुछ दिनों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। दुनिया में ऐसे 50 देश हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं। लेकिन इन 50 देशों का इतिहास जानने के बाद जो महत्व की बात पता चलती है, वो ये कि किसी भी देश की आज़ादी के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं हुई हैं, इतनी शहादत नहीं हुई है जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हुई, किसी भी देश में नहीं। अफ्रीका की आज़ादी का इतिहास हम पढ़ते हैं, पता चलता है थोड़े से लोगों ने अफ्रीका की आज़ादी हासिल कर ली। अल्जीरिया की आज़ादी बहुत कम लोगों ने हासिल कर ली। रोडेशिया, इथियोपिया, सोमालिया, इन सब देशों की आज़ादी थोड़े से लोगों ने हासिल कर ली।
लैटिन अमेरिका के देशों में थोड़े से लोगों ने अपने देश को आज़ाद करा लिया। ये भारत अकेला देश है दुनिया के 50 देशों में जहाँ की आज़ादी लाने में हमें 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बलिदान देने पड़े। हमने तो अभी इस पर कोई काम नहीं किया है कि ये 4.5 करोड़ लोगों के नाम क्या हैं। उसकी कोई सूची अभी तक भारत सरकार ने तैयार नहीं की। ये तो अंग्रेजी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में पढ़े हैं, उनमें से निकाल कर लाई गई छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमको पता चलता है। तो बहुत कीमती है आज़ादी, बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है इस देश की आज़ादी। इस देश की आज़ादी की कीमत क्या है अगर आप जानना चाहें तो उन शहीदों के, महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के परिवारों से पूछिए जिन्होंने कुछ ना कुछ बलिदान किया है इस देश की आज़ादी। वो बताएंगे कि क्रांति की कीमत क्या है। महाराष्ट्र नाम का एक राज्य है, पुणे नाम का एक शहर है, वहां पर एक ही परिवार, चाफेकर परिवार के 3 नौजवानों को फांसी हुई थी। एक ही परिवार में 3 बेटे थे, तीनों फांसी पर चढ़ गए। चाफेकर बंधुओं के परिवार में जाकर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है, स्वतंत्रता की कीमत क्या है। तात्या टोपे के परिवार में अगर आप जाके पूछेंगे तो वो बताएंगे आज़ादी की कीमत क्या है। भगत सिंह के परिवार में जाकर पूछेंगे तो अंदाज़ा लगेगा आज़ादी की कीमत क्या है। हमारे जैसे लोगों ने, कम से कम मैं अपनी बात कह सकता हूँ, जिन्होंने कुछ नहीं खोया इस देश की आज़ादी की लड़ाई में, जिन्होंने कुछ नहीं खोया इस देश के स्वाधीनता संग्राम में, उनको आज़ादी की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि दिल में उतना दर्द होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए उसको समझने का। बहुत कीमती है ये आज़ादी जो भी आई है, लेकिन दुख उससे भी बड़ा ये है कि ये जो आज़ादी आई वो शहीदों के सपनों के अनुरूप नहीं आई। हमारे क्रांतिकारियों के जो सपने थे उसके अनुरूप ये आज़ादी तो नहीं है। सबसे बड़ा सपना ये था कि आज़ादी के पहले भारत जितना बड़ा था, आज़ादी के बाद भी भारत उतना ही बड़ा होना चाहिए भौगोलिक रूप से। माने भारत की सीमाएं जहां तक लगती थी आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद के भारत की सीमाएं भी उतनी ही होनी चाहिए थी। आपको मालूम है आज़ादी के पहले का भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। आज़ादी के पहले का भारत इस समय के भारत से बहुत बड़ा भारत था, लेकिन आज़ादी मिलते ही भारत के टुकड़े हुए और इस देश की आज़ादी खंडित हो गई। हमारे किसी भी शहीद ने ये सपने में नहीं सोचा था कि आज़ादी मिलते ही देश का खंड खंड बंटवारा होगा, देश को तोड़ना पड़ेगा। मुझे वो दिन याद आपको कराना है। 1905 में अंग्रेजों ने इस देश में एक बहुत बड़ा खेल खेला था। अंग्रेजों का एक अधिकारी इस देश में हुआ करता था, उसका नाम था करजन। करजन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। उस जमाने का जो बंगाल था वो आज के ज़माने से बहुत बड़ा था। अभी का हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो पूरा का पूरा, अभी का हमारा जो बिहार है, अभी का हमारा जो उड़ीसा है, झारखंड है, इतना बड़ा इलाका था बंगाल का। और भारत के ऊपर के जो छोटे छोटे 7 प्रदेश हैं, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह वगैरह, इनको मिलाकर पूरा बंगाल था। उस बंगाल को अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, और ये बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ। पूर्वी बंगाल अंग्रेजों ने मुसलमानों को दे दिया, पश्चिमी बंगाल हिंदुओं को दे दिया। ये करजन नाम की एक अधिकारी ने 1905 में किया था। माने संप्रदाय के आधार पर भारत बटे, संप्रदाय के आधार पर इस देश के राज्यों का बंटवारा हो, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था 1905 से। लेकिन हमारे क्रांतिवीरों की ताकत, उनका पराक्रम, उनका हौसला, उनकी दूरदृष्टि, वो इतनी काबिले तारीफ है कि अंग्रेजों की इस चाल को उन्होंने नाकाम कर दिया। जैसे ही अंग्रेजों ने 1905 में ये बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऐसे हिंदुस्तान के सारे क्रांतिकारी एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हो गए। कहाँ लाला लाजपत राय उत्तर भारत के थे, कहाँ लोकमान्य तिलक पश्चिम भारत के थे, कहाँ विपिन चंद्र पाल
पूर्वी भारत के थे, कहाँ अरविंदो घोष पूर्वी भारत के थे। ये सारे क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे हो गए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और अंग्रेजों के संप्रदाय के आधार पर बंटवारे का पूरी ताकत से विरोध किया। और विरोध भी ऐसे किया कि अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। इन क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों को जवाब देने के लिए एक स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। और इन क्रांतिवीरों का ये कहना था कि अंग्रेजों की ताकत और हैसियत इस देश में जो बढ़ी वो उनके व्यापार से बढ़ी। उनका माल हमने खरीदा, उनको पैसा मिला, उस पैसे से उनको ताकत मिली। तो इन क्रांतिकारियों का कहना था कि ये ताकत इनकी छीन लो, इनका माल बिकवाना इस देश में बंद करा दो, और अंग्रेजों को जब पैसे नहीं मिलेंगे इस देश भारत से तो कमजोर पड़ेंगे, तब ये हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे। सारे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। 1905 से 1911 6 साल में स्वदेशी आंदोलन में 1,24,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। और ये उस समय के भारत की कहानी है जब भारत की कुल जनसंख्या मुश्किल से 22 करोड़ के आसपास थी। और इन क्रांतिकारियों ने, इन नौजवानों ने अंग्रेजी सरकार को ऐसा मजबूर किया कि 1911 में जाकर अंग्रेज सरकार को बंगाल का बंटवारा वापस लेना पड़ा। ये अंग्रेजों के इतिहास में पहली और आखिरी घटना थी कि अंग्रेजों ने जब कोई काम किया, कानून बना दिया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, उस कानून को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रद्द करना पड़ा और बंगाल का बंटवारा खत्म करना पड़ा। हिंदू और मुसलमान के आधार पर देश को बांटने की जो साजिश उन्होंने की थी उसमें अंग्रेज पूरी तरह से असफल रहे और हमारे क्रांतिकारी सफल रहे, सार्थक रहे। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस बंटवारे को हमने 1905 में खत्म करा दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर, जिस बंगाल को फिर से एक करा दिया इस देश के हिंदू मुसलमानों ने मिलकर, उसी देश का बंटवारा 1947 में हम रोक नहीं पाए। और वही बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पर फिर हुआ। पहले बंगाल का हुआ था, बाद में पूरे देश का हो गया। आप पूछेंगे जी क्या कारण था? क्या क्रांतिकारियों के जोश में कमी आई? क्या उनका उत्साह खत्म हो गया? उनके पराक्रम में कोई कमी आई? ऐसा क्या हो गया कि 1905 से 1911 में हम अंग्रेजों की चाल को नाकाम करें और 1947 में अंग्रेजों की वही चाल कामयाब हो जाए? उसका एक ही कारण था कि 1905 के जो क्रांतिकारी इस देश के लिए लड़ रहे थे उनके मन में सत्ता और सिंहासन का कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं था। उनको न सत्ता चाहिए थी न सिंहासन चाहिए था इस देश में। वो तो लड़ रहे थे किसी आदर्श की पूर्ति के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और आदर्श और उद्देश्य ये था कि भारत देश अखंड रहे, ये टूटे नहीं, किसी भी स्तर पर ये देश का बंटवारा ना हो। तो आदर्श और उद्देश्य जब ऊंचे होते हैं तो ईश्वर भी उसमें मदद करता है। शायद ईश्वर ने हमारी मदद की। शहीदों के आदर्श बहुत पवित्र थे, बहुत ऊंचे थे, और 1905 का बंटवारा टालने में हम सफल रहे। लेकिन 1947 तक आते आते इस देश में महापुरुषों के चेहरे बदल चुके थे। 1947 तक आते आते कई महापुरुषों के मन में सत्ता और कुर्सी और सिंहासन का लोभ जग गया था। कई महापुरुषों के मन में ये तय हो गया था कि मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है या उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है। ये सत्ता और सिंहासन का लोभ जब चढ़ा तो भारत के बंटवारे को हम रोक न सके। एक ही देश में दो दो लोगों ने जब दावेदारी ठोक दी कि मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री हो सकता हूं, उस प्रधानमंत्री पद के लालच ने इस देश को बंटवारा करा दिया। अन्यथा 1947 में भी ये देश बंटता नहीं, ये देश टूटता नहीं, खंड खंड रहता, मने नहीं होता। सत्ता और सिंहासन का लालच आया 1947 में। अपने अपने तरीके से लोगों ने दावेदारी प्रस्तुत की और वो दावेदारी इतनी खतरनाक थी कि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि जिनके मन में ये लोभ है अब उनको ही हम अपना इस्तेमाल करें कठपुतली की तरह से तो वो ही हमारे बंटवारे को स्वीकार करेंगे, और वही हुआ इस देश। दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ने, दो लोगों की प्रधानमंत्री पद की जिद ने इस देश के दो टुकड़े करा दिए। एक देश में दो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते,
2 देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं। उस चक्कर में ये देश बटा, नहीं तो बटता नहीं, 1947 में भी नहीं बटता। हमारे देश में यही हुआ, जो गड़बड़ी का बीज डाल गया सूत्रपात कर गया। 1947 के पहले के क्रांतिकारियों का सत्ता और सिंहासन का लोभ नहीं, देश और आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान, ये सपना 47 तक आते आते सत्ता और सिंहासन महत्वपूर्ण हो जाए और अपने को कुर्बान कर देने की और अपने को बलिदान करने की बात पीछे हट जाए तो देश बटता है, और वो बट गया। और वहीं से खंडन शुरू हो गया इस देश के। विभाजन के बीज बोए, फिर विभाजन हो गया। अंग्रेजों ने तो एक बहुत बड़ी चाल खेली थी कि भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा ना हो, भारत के एक एक राज्य का अलग अलग बंटवारा हो जाए। 565 रियासतें थी, हर रियासत को अंग्रेजों ने अधिकार दे दिया था कि आप चाहो तो भारत में मिलो, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, चाहो तो स्वतंत्र हो जाओ। तो बहुत सारी रियासतें ये सपना देख रही थी कि हम तो अलग देश बनाएंगे। जम्मू कश्मीर उसमें से एक था, जूनागढ़ उसमें से एक था, भोपाल उसमें से एक रियासत थी, हैदराबाद उसमें से एक रियासत थी। ये तैयार नहीं थे भारत में मिलने के लिए। इनका सपना था कि हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। ये तो भगवान ने उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रस्तुत किया इस देश के लिए, और उन्होंने 565 राजा महाराजाओं को किसी तरह से डरा कर, धमका कर, पुचकार कर, प्रेम करके, मोहब्बत करके भारत में विलय करने के लिए मंजूर करा लिया। वरना अंग्रेज तो बहुत खतरनाक खेल खेल रहे थे। भारत को छोड़ते समय भारत के 565 टुकड़े हो जाएं, ये उन्होंने खेल खेला। सरदार पटेल नहीं होते तो भारत आज ऐसा नहीं होता जैसा हम देख पा रहे हैं। सरदार पटेल लेकिन भारत के पाकिस्तान बनने से नहीं रोक पाए, क्योंकि वहां उनकी बहुत सारी चीजें चल नहीं पाई। पाकिस्तान भी नहीं बटता अगर सारी कुछ सरदार पटेल की चली होती तो। पाकिस्तान भी अलग नहीं होता अगर सब कुछ उनकी चली होती तो। जहां तक उनकी चली और जहां तक उनकी सीमा थी करने की, उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्सों को एक कर दिया। लेकिन उसके बाद की कहानी बहुत दर्दनाक है इस देश की, और वो कहानी ने हमको मजबूर किया है कि हम भारत स्वाभिमान जैसा अभियान चलाएं। कहानी सीधी सी ये है कि आजादी आई, हमारी सरकार बनी, तो हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सीधी सी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि शहीदों ने जो कुर्बानी देकर आजादी लाई है, उनके सपने क्या हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार काम करे। ये सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे शहीदों के सपने क्या हैं? छोटी छोटी से सपने हैं उनके, बहुत बड़े नहीं है। मैं कुछ शहीदों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। एक बड़े शहीद इस देश के, अमर शहीद जिनको कहा जाता है, भगत सिंह, उन्होंने जेल में एक डायरी लिखी अपनी। आप जानते हैं भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी उनके 2 आरोपों के आधार पर। एक तो एक पुलिस अधिकारी सैंडर्स को उन्होंने गोली से मार दिया था, और दूसरा उन्होंने असेंबली में बम फेंका था। असेंबली माने हमारी आज की ये संसद जो चलती है दिल्ली में, उस जमाने में इसको असेंबली कहा करते थे। तो संसद में बम फेंका था, उस बम से कोई घायल नहीं हुआ था, कोई मरा नहीं था। बम में कोई छर्रे नहीं थे, कोई गोला बारूद नहीं भरा हुआ था। उसमें कुछ पर्चे भरे हुए थे कागज के, और उन पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए, ये लिखा हुआ था। और दूसरी बात ये लिखी हुई थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में से अंग्रेजियत को भी भारत छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है। उस पर्चे में इतनी ज्यादा स्पष्टता से लिखा हुआ था कि अंग्रेजों को तो भारत छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल। अगर आज अंग्रेज भारत से छोड़ते हैं तो उनकी कुछ इज्जत बची रहेगी सारी दुनिया में, नहीं तो कल हम उनसे भारत छुड़वा लेंगे तो सारी दुनिया उनको थू थू करेगी। जब हम उनसे भारत छुड़वा लेंगे तो दुनिया में अंग्रेजों की बेइज्जती और अपमान होगा, और अंग्रेज आज अगर खुद छोड़कर चले जाएंगे तो उनका सम्मान होगा सारी दुनिया में। ये स्पष्ट रूप से उस पर्चे पर लिखा हुआ था। किसने तैयार किया था वो पर्चा?
हमारे देश के जो अमर शहीद भगत सिंह, इनके एक सहयोगी थे मनमथ नाथ गुप्त, उन्होंने वो पर्चा तैयार किया और वो पर्चा क्या था, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक संगठन बना था, उस संगठन का घोषणा पत्र था वो। इस संगठन की नींव पड़ी थी 1924 में। बनारस में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, और चूंकि उन्होंने अध्यक्षता की थी तो उनको जीवन भर के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बना दिया गया। महासचिव इसके बने थे पंडित चंद्रशेखर आजाद, कोषाध्यक्ष बने थे मनमथ नाथ गुप्त, फिर इसके प्रचार प्रसार विभाग के मंत्री बने थे शचीन्द्र नाथ लाहिड़ी। ऐसे करके क्रांतिकारियों ने यह संगठन खड़ा किया था। इसका एक घोषणा पत्र जारी हुआ था कि हम ये संगठन क्यों बना रहे हैं, और उस घोषणा पत्र का नाम दिया गया था द रिवॉल्यूशन, माने क्रांति। उसमें कुछ बिंदु तय किए गए थे और वो बिंदु शहीदों के सपनों को बताते हैं। पहला बिंदु ये था कि अंग्रेज भारत छोड़े। दूसरा बिंदु था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत भी भारत छोड़े। अंग्रेजियत को उन्होंने व्याख्यायित किया था, परिभाषित किया था कि अंग्रेजों के बनाए गए सारे के सारे कानून, अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी व्यवस्थाएं, अंग्रेजों की बनाई गई सारी की सारी नीतियां, अंग्रेजों का बनाया गया पूरा का पूरा तंत्र, ये भी भारत से जाना चाहिए। खाली अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं, इतने से बात नहीं बनेगी। अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों के नियम, अंग्रेजों की व्यवस्थाएं, अंग्रेजों का सब कुछ जो तंत्र में समाहित है, ये भी खत्म होना चाहिए, ये भी जाना चाहिए। और आजादी के बाद भारत में स्वदेशी तंत्र आना चाहिए, स्वराज्य आना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र शब्द पर जोर था उस घोषणा पत्र में। स्वतंत्र माने अपना तंत्र, स्व माने अपना, तंत्र माने व्यवस्था। हमारी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे अपने कानून होने चाहिए। ये सब कुछ रिवॉल्यूशन में लिखा गया था और ये रिवॉल्यूशन जारी हुआ 1924 में। ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र है, लेकिन इसका संक्षिप्त रूप शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली में फेंका था बम के साथ, संक्षिप्त रूप। और उन्होंने कहा था कि इस कार्य के लिए अगर हमको अपना बलिदान देना है, कुर्बानी देना है, तो भी हमें मंजूर है। तो अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी तंत्र सब खत्म करना था। ये हमारे देश के शहीदों का सपना था। खाली अंग्रेजों को भगा देना है, इतने से बात नहीं बनने वाली थी। महात्मा गांधी ने तो आजादी के समय 1946 में ये बात कही थी बहुत स्पष्टता से। किसी अंग्रेज पत्रकार ने, जो लंदन से आया था गांधी जी का इंटरव्यू लेने के लिए, बीबीसी का पत्रकार था, उसने जब गांधी जी को ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेज चाहें तो भारत में मेहमान बन के रह सकते, लेकिन हमें अंग्रेजियत को इस देश से विदा करना है। अंग्रेज चाहें तो इस देश में रहें मेहमान बन के, जब तक उनकी इच्छा हो। हम उनके मेहमान बनकर इस देश में रहने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन अंग्रेजों ने जो तंत्र बना दिया है इस देश में गुलामी का, जो कानून बना दिए हैं, वो तो हमें नहीं चाहिए एक मिनट के लिए भी। उसे तो हम खत्म करेंगे इस देश में। अब आप जानते हैं महात्मा गांधी का रास्ता था अहिंसा वाला, शहीद आजम भगत सिंह का रास्ता था हिंसा वाला। दो अलग अलग रास्तों से चलने वाले क्रांतिकारी, मैं इन दोनों को कैंची जैसा मानता हूं। कैंची होती है ना, उसमें दो फाले होते हैं, दोनों ही काटते हैं, एक हिंसा से और एक अहिंसा से। ये दोनों ही तरह के क्रांतिकारी भारत की आजादी की कैंची जैसे थे, जो काटना चाहते थे इस पूरी गुलामी की बेड़ियों को, एक अपने तरीके से, दूसरा अपने तरीके से। तरीके अलग थे, उद्देश्य एक ही था। ये कितनी अद्भुत साम्यता है कि शहीद आजम भगत सिंह 1924 में, राम प्रसाद बिस्मिल 1924 में, चंद्रशेखर आजाद 1924 में जो बात कह रहे हैं, गांधी जी उसी को कह रहे हैं 1946 में। वो कह रहे हैं हमें अंग्रेजियत नहीं चाहिए, और 1924 में ये क्रांतिकारी कह रहे हैं हमें भी अंग्रेजियत नहीं चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, स्वदेशी तंत्र चाहिए, स्वराज्य चाहिए। इसका मतलब ये है कि अहिंसावादी क्रांतिकारी हों या हिंसावादी क्रांतिकारी हों, सपने दोनों के एक ही थे, कार्य दोनों का एक ही था, उद्देश्य दोनों का एक ही था।
बस उद्देश्य को हासिल करने का तरीका अलग अलग था।